नमस्कार, प्रणाम, आदाब। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं भूगोल का विषय और अब तक हम समाप्त कर चुके हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हम देख चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं दो और सिद्धांत। हमने जैसे बात करी थी कल के लेक्चर में कि हम ऐसे सिद्धांत करेंगे जिससे कि पता लगता है कि धरती जो मूव कर रही है, जो चल रही है, वो किस वजह से चल रही है। धरती की जो भूपर्पटीय परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, वो किस तरीके से मूव कर रही है, क्यों वो मूव कर रही है, उसके पीछे के क्या कारण है, उनकी हम बात कर रहे थे। उसी कारण को देते हुए हम लोगों ने देखा था कि एल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करी थी, उन्होंने ये कहा था कि दो बल हैं। दो बल कौन कौन से थे? एक तो ज्वारीय बल था जो महाद्वीपों के पश्चिम दिशा की तरफ जाने के लिए जिम्मेदार था, और दूसरा था ध्रुवीय पलायन बल जो सभी महाद्वीपों के लिए उत्तरी दिशा में जाने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये जो बल इन्होंने बताए हैं ये बहुत ज्यादा अधिक ताकतवर नहीं है, कमजोर है। ये पूरे महाद्वीपों को हिलाने के लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकते। तो इनको नकार तो दिया गया, लेकिन अब एक्चुअल में रियलिटी में कौन से बल हैं जो कि जिम्मेदार हैं महाद्वीपों के मूवमेंट के लिए, उसके बारे में कई सिद्धांत हम लोगों ने देखे। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो है आपका संवहन धारा सिद्धांत। इसको हम आज पढ़ेंगे और इसी सिद्धांत को प्रयोग में लेकर आते हुए हम लोग सीखेंगे सागर नितल प्रसरण के बारे में भी, कि रियलिटी में, एक्चुअल में किस तरीके से जो महासागर की जो भूपर्पटी है वो बनी है, भूपृष्ठ बना है उसका, क्या वो अभी नया नया बना है या पुराना है बहुत ज्यादा। तो इस चीज को यूज करके, इसका प्रयोग करके हम इन सिद्धांतों की बात करेंगे और अंत में हमें पहुंचना है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो इन तीनों सिद्धांतों का आप कह लीजिए एक कंक्लूजन है, निचोड़ है। तो उसको हम पढ़ने के लिए इन चीजों का सहारा ले रहे हैं, उसको हम करेंगे कल के लेक्चर में कंप्लीट। अभी हम कर रहे हैं बेसिक्स। तो शुरू करेंगे हमारा लेक्चर विद संवहन धारा सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को समझने से पहले आपको कम से कम ये पता हो कि संवहन धारा की हम क्या बात कर रहे हैं, क्या ये चीज है, क्या इसका नाम इतना भारी भरकम क्यों है। सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं हम इसे। जैसे हमने एक निचोड़ निकाला था कि धरती जो है वो किस तरीके से आगे, मतलब किस तरीके से चल रही है। जैसे अगर हम देखें कि ये है धरती की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी। ये है भूपर्पटी, इसमें आपका महासागर वाला भूपृष्ठ भी आ गया और जो आपका महाद्वीपों वाला भूपृष्ठ है वो भी आ गया। इसके नीचे हम लोगों ने बात करी थी कि एक जगह है जिसका नाम है मेंटल, क्योंकि यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की जो वेग था, जो गति थी, वो काफी तेजी से बढ़ गई थी, इसीलिए दूसरी परत के नाम से हम लोगों ने जानी। इसी मेंटल का एक हिस्सा था जिसका नाम था दुर्बल मंडल। ये था दुर्बल मंडल, और ये आपका भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको हम लोगों ने कहा था स्थल मंडल। हल्का सा बस मैं रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। दुर्बल मंडल, इसके नीचे था फिर आपका मध्य मंडल, जो दोबारा मेंटल का ही हिस्सा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटल ही है, बस फर्क इतना है कि जो ऊपरी मेंटल है वो ठोस अवस्था में है। जो दुर्बल मंडल है ये एक हिस्सा है जिसमें बहुत सारी जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में फ्लो कर रही है। और जो तीसरा है मेंटल का ही पार्ट, जिसे हम कहते हैं मध्य मंडल, दोबारा ये ठोस अवस्था में है। और फिर था आपका बाह्य कोर, जो कि ठोस अवस्था, जो तरल अवस्था में था, और ये था अंतर कोर, जो कि दोबारा से ठोस अवस्था में था। यही हमने देखा था। इसको हम लोगों ने पूरे को क्या बोला था? गुरुमंडल। इसे हमने कहा था गुरुमंडल। इसके जरिए अगर हम देखें, मैं बना रही हूं यहाँ पर दुर्बल मंडल में बहुत सारे ऐसे पिघली हुई चट्टानें हैं, जो कि ये, अब जो चीज पिघली हुई है वो फ्लो कर सकती है, यहाँ जा सकती है, वहां जा सकती है, हर जगह जा सकती है वो। तो अब होता क्या है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की परतों से नीचे आ रहे हैं, भूपर्पटी से मेंटल से कोर, यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं, तो पृथ्वी की इन सभी परतों का घनत्व, इनका तापमान और इनका दबाव, तीनों चीजें बढ़ रही हैं।
दबाव बढ़ने की वजह से घनत्व बढ़ रहा था और तापमान में वृद्धि जो है हमने देखी थी, क्योंकि हमने जितना ऑब्जर्व किया था उसके हिसाब से हर एक 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान था उसमें वृद्धि हम लोगों ने देखी थी। और उसी के जरिए अगर हम देखें तो यहाँ पर दुर्बल मंडल में बहुत सारा मैग्मा है, बहुत सारा ऐसे पिघली हुई चट्टानें हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं। ये भी हमने देखा था कि जैसे जैसे हम यहाँ से भी दोबारा नीचे जाएंगे तापमान में वृद्धि होगी। और हमें एक चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि किसी भी चीज का अगर तापमान ज्यादा होता है तो वो क्या चीज होती है, वो चीज हल्की सी ऐसे एक्सपैंड हो जाती है, वो उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ना शुरू कर देता है। अगर आप पानी को भी देखो, पानी का अगर तापमान आप बढ़ा दो तो पानी के जो भी अणु हैं ये आपस में दूर दूर जाने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उस पूरे पानी का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कोई भी चीज का तापमान बढ़ेगा वो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होने की वजह से वो बहुत हल्की हो जाती है और हल्की चीज हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ, और जो चीज घनी होती है वो घनी चीज आ जाती है नीचे की तरफ। तो इसीलिए इस दुर्बल मंडल में ये जो आपके नीचे वाला क्षेत्र है इसमें वो मैग्मा है, वो आपका पिघली हुई चट्टानें फ्लो कर रही हैं जिनका जो तापमान है ज्यादा है किसके तुलना में, इस ऊपर वाले क्षेत्र के तुलना में, इसी दुर्बल मंडल के ऊपर वाले क्षेत्र के तुलना में तापमान ज्यादा है नीचे वाले का। इसीलिए तापमान में ज्यादा वृद्धि होने की वजह से ये चीजें एक्सपैंड होंगी, मैग्मा एक्सपैंड होगा, हल्का बन जाएगा और हल्की चीज हमेशा कहाँ आती है, ऊपर की तरफ आती है। सेम वही चीज है जैसे हम पानी उबालते हैं ना, हम पानी कैसे उबालते हैं, हमने पानी पतीले में डाला और फिर हमने गैस ऑन कर दी, जो हिस्सा पतीले का बिल्कुल गैस से टच होता है वहां के जो पानी है वहां का जो वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है और वो ज्यादा जल्दी गर्म होकर कहाँ जाएगा, ऊपर पतीले में। पतीले का जो ऊपर वाला पानी है वो ठंडा है, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और यही जो गर्म पानी का ऊपर जाना, ठंडे पानी का नीचे आना, इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं चक्रीय प्रवाह और इसी को हम इसमें कह देते हैं संवहन धारा। इसके बारे में देख लेते हैं अभी। जैसे मैंने आपको पूरा बताया, ये इसमें अगर आप देखो तो आप इस चीज से इमेजिन कर सकते हो इसे, ये सारी चीजें आप देखो, ये आपका मेंटल वाला पोर्शन है, मेंटल का क्षेत्र है। यहाँ पर हम पूरा स्टेनोस्फीयर मानते हैं। स्टेनोस्फीयर में यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो मैग्मा है वो जाता है ऊपर की तरफ। ऊपर जाकर इसका जो तापमान है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अगर वो कम होगा तो क्या होगा, वो आधा तो इस पूरी भूपर्पटी को तोड़ेगा, इस थल मंडल को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं टूटता है तो वो अपना रास्ता क्या है, वो यहाँ की तरफ बना लेता है। तो आधा तो उसने इसको थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाया है क्योंकि आराम से थलमंडल अपना आराम कर रहा था और यहाँ पर ये मैग्मा ऊपर की तरफ आया और इसने तोड़ दिया इसे। थोड़ा बहुत तो तोड़ा, ज्यादा नहीं तोड़ पाया तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, रास्ता बदल लिया अपना, और रास्ता बदल कर वो आधा यहाँ चला गया, आधा वो यहाँ चला गया। यहाँ आकर तापमान में कमी आई है, तापमान में कमी आई तो वो चीज क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तापमान में कमी से सिकुड़ेगी तो वो क्या होगा, उसका वो डेंसिटी बढ़ती है, वो उसका घनत्व बढ़ता है और जो भी चीज घनी होती है वो नीचे की तरफ जाती है। इसीलिए ये जो आपके मैग्मा है जो यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ पर आएगा, फिर तापमान बढ़ेगा क्योंकि बढ़ रहा है तापमान हर एक गहराई के साथ। तो ये जो पूरा चक्रीय प्रवाह है इसे हम कहते हैं संवहन धारा। ये जो संवहन धारा का सिद्धांत था ये दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा 1928 में, जिसमें इन्होंने ये बताया, एल्फ्रेड वेगनर ने जो भी चीजें बताई कि हाँ महाद्वीपों के विस्थापन के लिए ये कारण है, वो कारण नहीं थे बल कारण थे ये संवहन धाराएं। इन धाराओं की वजह से जब ये धारा ऐसे जा रही है तो इस स्थल मंडल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये टूटेगा इसकी वजह से, और ये टूटेगा उसकी वजह से ये यहाँ और यहाँ फिर धीरे धीरे करके विस्थापित होना शुरू हो जाएगा। तो ये कारण है, क्योंकि ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन से थे, वो जर्मनी से थे एल्फ्रेड वेगनर, उस टाइम पर दोनों की नहीं बनती थी, इसीलिए इनके जो आइडियाज थे एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा नहीं काम में लेकर आए गए। इसीलिए जो एल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी, इन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी। इन्होंने सिद्धांत अलग से दे दिया कि महाद्वीपों के विस्थापन के लिए ये चीज जिम्मेदार है, ना कि जो आपने बताई है, क्योंकि वो तो बहुत ही कमजोर बल थे, है ना। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एल्फ्रेड वेगनर के उस सिद्धांत को ठीक करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए सिद्धांत जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं।
तो संवहन धाराएं क्या है ये हमने देख ली। पहला तो इसका कारण था कि जैसे जैसे हम धरती से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान हमारा बढ़ रहा है। दूसरा कारण भी बताया इन्होंने। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि मेंटल का जो ये एरिया है, क्षेत्र है, इसमें बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनसे निकलती है तापीय ऊर्जा। उस ऊर्जा की वजह से भी कहीं कहीं एरियाज ऐसे हैं जहां पर तापमान बहुत बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने से जो वहाँ वो चीज़ है, मैग्मा है, एक्सपैंड करता है, हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ आता है। तो दोनों ही जो कारण है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपस्थित होना और तापमान में वृद्धि होना, जैसे जैसे हम परतों से नीचे जा रहे हैं, दोनों ही कारण जरूरी हैं संवहन धाराओं को पढ़ने के लिए। और ये सब कहाँ हो रहा है? मेंटल के दुर्बल मंडल में, स्पेशली दुर्बल मंडल में। जो मध्य मंडल है वहां पर भी ये फिनोमेना जारी है, बट इतना ज्यादा प्रोमिनेंट और इतना ज्यादा खास नहीं है वहां पे। तो मेजरली हम पढ़ेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दुर्बल मंडल वाला क्षेत्र। हमने संवहन धाराएं देख ली। अब देखेंगे हम इनके प्रकार। इनके दो प्रकार हैं। अगर उसको देखने से पहले आप इस चीज को भी देखिए कि इस तरीके से जो है ये धाराएं ऐसे 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 करके कर रही हैं मूव, अच्छे तरीके से चल रही है। अब इनके प्रकारों की बात करते हैं। देखिए दो प्रकार हैं इनके। इसमें हम बात करेंगे एक तो अपसारी संवहन धारा का और एक है आपकी अभिसारी संवहन धारा। जो हमारी अपसारी संवहन धारा है इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट संवहन धारा भी। अपसारी का मतलब होता है जहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में कर रही हैं मूव, चल रही हैं विपरीत दिशा में। जैसे आपको मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के तौर पे आप मानिए इस चीज को, ये है आपकी अपसारी संवहन धारा। जब भी आपके ये संवहन धाराएं ऊपर से नीचे से आती हैं ऊपर की तरफ और फिर ऐसे मुड़ जाती हैं, इनके मुड़ने की वजह से ये जो स्थल मंडल है इस पर भी बहुत जोर पड़ता है। और ये जो एक स्थल मंडल था, एक ही था, वो टूट जाता है दो में। और जब वो दो में टूटेगा तो ये जो मैग्मा नीचे की तरफ से आ रहा है, आधा तो ये मुड़ गया था, लेकिन जब जगह ही मिल गई इसको आने के लिए तब तो ये ऊपर की दिशा में आएगा और फिर यहाँ पर आकर ठोस अवस्था में उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से तो वो बहुत तापमान ज्यादा से आ रहा है, जैसे ही ये ऊपर आया तापमान में बिल्कुल भी तापमान में बहुत कमी आ गई। तापमान में कमी आने की वजह से, उसके कारण की वजह से ये यहाँ पर आकर ठोस अवस्था में बदल जाता है और उस ठोस अवस्था में बदलने की वजह से यहाँ पर वो जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, होता रहेगा और धीरे धीरे करके वो एक पहाड़ों का रूप ले लेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मली इस तरीके से वो ऊपर की तरफ आया, ये जमा होता गया इस साइड भी उस साइड भी, और धीरे धीरे करके इसने ये पहाड़ों का सा हल्का सा रूप ले लिया, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये थोड़ी सी उभरी हुई जगह है ना। ये उभरी हुई जगह है क्योंकि यहाँ पर मैग्मा बार बार आकर जमा हुआ है, क्योंकि उसको आने के लिए जगह मिल गई है यहाँ पे। तो ये है आपका अपसारी संवहन धारा, और ये संवहन धारा जिम्मेदार है महाद्वीपों के विस्थापन के लिए, दूसरे से दूर जाने के लिए, ना कि ज्वारीय बल या कि ना कि ध्रुवीय पलायन बल, जैसा कि एल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। एक तो इस धारा के बारे में बात की गई, और जो भी अगर हम बात करें इस मैग्मा जो ऊपर की तरफ आएगा, ये मैग्मा ऊपर के तरफ आने के बाद जमेगा, और ये जब जमेगा तो हम क्या कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे से आ रहा है इसीलिए इसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स उपस्थित होंगे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली लाइट हो गए हैं एक्सपैंड होने की वजह से, और जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे तो इनका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने ये भी देखा था ना कि जैसे जैसे हम लोग परतों से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा था दाब की वजह से। इसीलिए जो भी यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आकर जमा होगा उसमें जो भी पदार्थ होंगे उनका घनत्व भी ज्यादा होगा। ये हमारे को क्लियर है। इस चीज को हम लोग अभी जस्ट आगे यूज करने वाले हैं, इसका ध्यान रखेंगे बस। एक तो हो गया आपका ये अपसारी संवहन धारा। दूसरे की हम बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे अभिसारी संवहन धारा की। अभिसारी संवहन धारा क्या है? जहां पर ये दोनों धाराएं आपस में ऐसे मीट कर रही है। जैसे आपको मैंने अभी एक डायग्राम दिखाया जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का जिक्र किया। इसमें मैं एक चीज और बनाती हूँ। ये है आपका सारा का सारा स्थल मंडल,
ये है स्थल मंडल और नीचे है आपका दुर्बल मंडल, नीचे है दुर्बल मंडल। हमने देखा कि जो धाराएं, जो मैग्मा था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, आधा इसको इसने तोड़ा, थोड़ा बहुत तोड़ के हल्का सा ऐसे कर दिया, आधा चला गया फिर ये यहाँ पर, फिर इसका जो आप कह लो कि तापमान है वो कम हो गया, तापमान में कमी आने की वजह से ये और घना हो गया और धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आ गया। इसी को ही हम कह रहे थे कि ये पूरे के पूरे दो चक्रीय प्रवाह है संवहन धाराओं के। अगर आप इसमें देखो, सिर्फ ये एक ही लूप नहीं है, जैसे अगर हम इसमें बात करें, अगर मैं इस पूरे को और बढ़ा देती हूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से भी एक धारा ऊपर की तरफ आ रही होगी जो ऐसे जा रही होगी और फिर तापमान में कमी आने की वजह से नीचे की तरफ आ गई होगी और ये ऐसे होगा। इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे तापमान में वृद्धि की वजह से ऊपर की तरफ आएगा मैग्मा, यहाँ जाएगा आधा, वहां जाएगा, यहाँ तक आते तापमान कम हो जाएगा और तापमान में कमी आने की वजह से वो नीचे चला जाएगा दोबारा से, और ये भी एक चक्रीय प्रवाह ही बनता रहेगा। तो ये जो जगह थी इसमें तो हमने देखा कि ये था अपसारी संवहन धारा। ये जो जगह हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो मैग्मा है वो आपस में पास आ रहा है। जब ये आपस में पास आ रहा है तो फिर क्या होगा, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी संवहन धारा। जो कि अब ये अगर पास आ रहे हैं तो ऊपर का जो स्थल मंडल है उसको भी तो ये आपस में ऐसे ऐसे इनके ऊपर जो तनाव बल है वो लेकर आएंगे। तनाव बल का महत्व है, तनाव बल का मतलब है कि वो दोनों के बीच में ऐसे कंप्रेशन कॉज कर रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, तनाव, आपस में और पास लेकर आ रहे हैं उसे। तो अभिसारी जो आपका ये बल है, इसकी वजह से जो प्लेट है वो कर रही है तनाव का एक्सपीरियंस, और इस वजह से जो भी चीजें होंगी हम देखेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए आपको पता हो कि अभिसारी संवहन धारा की वजह से जो स्थल मंडल है आपस में करीब आता है। तो जो संवहन धाराएं हैं, अपसारी भी हैं, अभिसारी भी हैं। अपसारी की वजह से महाद्वीप दूर जाते हैं, अभिसारी की वजह से महाद्वीप पास आते हैं, और कारण सिर्फ क्या है, ये संवहन धाराएं, ना कि कोई और बल। तो ये जो प्रकार है ये हम लोगों ने देख लिया। इसी के बाद अब आपको ये जो आकृति है वो समझ में आएगी, ये वाली, जिसमें जो दो संवहन धाराएं हैं वो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है और फिर वो नीचे की तरफ जा रही है, और इस वजह से जो है धीरे धीरे करके जो दो स्थल मंडल हैं वो बन जा रहे हैं एक, क्योंकि आपस में पास लेकर आ रही है उन्हें। और अगर एक बार अगर वो पास आ गए तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा घनत्व की प्लेट होगी, ज्यादा घनत्व का स्थल मंडल होगा, वो चला जाएगा नीचे की तरफ, वो चला जाएगा नीचे की तरफ। जैसे ये दो स्थल मंडल हैं आपके, यहाँ पर आ रहे हैं ये आपकी संवहन धाराएं। जब ये दोनों पास में आ जाएंगे तो जो भी ज्यादा घनत्व की स्थल मंडल होगा वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा, इस प्लेट के, इस स्थल मंडल के नीचे। इसे हम क्या कहते हैं, जहां पर एक स्थल मंडल दूसरे स्थल मंडल के नीचे जाता है उसे हम कहते हैं आपका क्षेपण क्षेत्र, जहां पर इसको हम सबडक्शन जोन भी कह सकते हैं, कि जहां पर एक जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे चलेगी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आपको मैंने धाराओं के जो प्रकार हैं वो बताए हैं। इन्हीं प्रकारों को हम आगे प्रयोग में लेकर आने वाले हैं टू अंडरस्टैंड प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ये हमें संवहन धाराएं क्लियर है, इनके होने का कारण हमें क्लियर है। दो कारण थे, तापमान में वृद्धि परत से लेकर परत तक, और रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा। दो प्रकार हैं, अपसारी संवहन धारा और आपकी अभिसारी संवहन धारा। अपसारी जिम्मेदार है प्लेटों के दूर जाने के लिए, मैग्मा ऊपर आता है और ये बीच में क्या है, डिपॉजिट होता रहता है, जमा होता रहता है, और धीरे धीरे क्या बना देता है, एक पहाड़ लाइक की आकृति, पहाड़ की आकृति। और जो अभिसारी संवहन धारा है वो दो प्लेटों को आपस में करीब लेकर आने के लिए जिम्मेदार है, और यही जिम्मेदार है सभी महाद्वीपों के साथ में आने के लिए। तो ये सिद्धांत दिया गया उस पूरी कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन इसकी भी कुछ आलोचनाएं थी। आलोचनाएं इसकी ये है कि ये जो आपने संवहन धाराएं बताई हैं ये बहुत आपने ऐसे, आप कह लो कि आइडियल
एक सिचुएशन ले ली है कि ऐसा ही होता होगा। धरती जो है वो बहुत अलग तरीके से काम करती है, कहीं पर ये है कहीं पर ये नहीं है, फिर भी जो आपके ज्वालामुखी हैं वो फट जाते हैं उस जगह पर, तो उनके पीछे का कारण क्या वो हम नहीं बता पाते। तो एक जो ये आपके संवहन धाराएं हैं वो सारे साल सारे सदियां सेम नहीं रहते, समान नहीं रहते, इनमें परिवर्तन आता रहता है। और वो परिवर्तन कैसे आता है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ठोस कारण नहीं पता है। तो अभी जितने भी हम लोगों ने सीमाओं को पढ़ा है, अपनी प्लेट सीमाओं को पढ़ा है, उसमें से ये सब चीज़ें हम निकाल पाते हैं, लेकिन जहाँ पर इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते फिर उसके लिए हम अलग सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हैरी हेस एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, या हम बोल सकते हैं सागर नितल प्रसारण, सागर नितल प्रसरण की सिद्धांत। जैसे हम क्या बात करते हैं कि ये सब तो हम लोगों ने यूज किया, इसके जरिए हम लोगों ने पढ़ा सागर नितल प्रसरण। अब ये क्या है, ये जो सिद्धांत है ये दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस ने ना बहुत सारी चीजों का अवलोकन किया कि ये चीजें उपस्थित हैं, वो चीजें उपस्थित हैं। उस अवलोकन में उन्होंने ये देखा कि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है। 1930 के आसपास की बात है और उन्होंने ये बोला कि इतना सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है और हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ जो अपना ये महाद्वीपों वाला भूपृष्ठ है उसी पे ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, जो सागरीय भूपृष्ठ है उसकी तरफ तो हम गए ही नहीं है। तो ये जो सागरीय भूपृष्ठ है वो कैसे है, उसमें क्या कोई आकृति बनी हुई है, उन सब के बारे में उन्होंने देखा। तो सबसे पहली बात तो जिन्होंने अवलोकन की, सबसे पहली बात थी कि उनके द्वारा ये बताया गया कि जो भी आपका ये सागर है, महासागर है, इसमें नीचे बिल्कुल ऐसे समतल नहीं है, यहाँ पर भी पहाड़ हैं, यहाँ पर भी पठार हैं, यहाँ पर भी समतल जगह है, यहाँ पर भी आपके जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, वो उपस्थित हैं। वो द्वीप कैसे बने हैं वो हम देखेंगे। तो ये सब उपस्थित है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रयोग में लेकर आया है सोनार सिस्टम, जिसमें मैंने ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके पता लगाया है कि किस तरीके से क्या चीजें यहाँ पर उपस्थित है। ध्वनि तरंगों का हम यूज करते हैं, जैसे हम मानते हैं कि हमने यहाँ ध्वनि तरंगे भेजी, वो कितने समय में हमें दोबारा मिली, उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि वो कितनी दूरी तक जाकर आई होंगी और किस चीज से टकराकर वो आई है। तो ध्वनि तरंगों का यूज हमने किया और फिर हमने ये पता लगाया कि जो महासागर का भूपृष्ठ है वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, समतल नहीं है, इसमें भी बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं। पहला उन्होंने ये अवलोकन किया। दूसरा अवलोकन क्या किया उन्होंने ये बोला कि देखो हमें ये तो अब क्लियर है, ये तो हमें क्लियर है कि एक तो होता है आपका ये महाद्वीप का भूपृष्ठ और फिर होता है ये महासागर का भूपृष्ठ और फिर होता है दोबारा से ये महाद्वीप का भूपृष्ठ। आपस में ये सभी चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जो महाद्वीप हैं वो तैर रहे हैं पानी के ऊपर, ऐसा नहीं है, जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ तक तो है आपका महाद्वीप ये भूपृष्ठ, जिसे हम कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज भी कह, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर भी कह पाते हैं। ये भी आपका महाद्वीप ये भूपृष्ठ है। ये जो है आपका, ये है आपका महासागरीय भूपृष्ठ, जिसको हम ओशियानिक क्रस्ट भी बोल देते हैं कई बार। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जहां पर जो आपका अपसारी संवहन धाराएं हैं जो चलती हैं, इस वजह से ये जो प्लेट है वो टूट जाती है दो में। वो दो में टूटेगी, अभी तो वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं आपको ये रीजन बाद में दूंगी, चलो ये रीजन हम रोक लेते हैं अभी के लिए। मैंने आपको बताया कि इनके हिसाब से अभी तक ओशन जो महासागर का भूपृष्ठ है वो बिल्कुल ही प्लेन नहीं है, बहुत चीजें यहाँ पर रहती हैं, उपस्थित है। दूसरा अवलोकन क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं इन संवहन धाराओं के इस जगह से लेकर यहाँ तक जा रहा हूँ, वैसे वैसे इन सभी चट्टानों की जो आयु है वो बढ़ रही है। अगर ये चट्टान अभी 10 साल पहले बनी है तो ये चट्टान 20 साल पहले बनी थी और ये 30 साल पहले बनी है, आयु बढ़ रही है। दूसरा अवलोकन किया गया। तीसरा अवलोकन, इन्होंने ये देखा कि ये जो आपका महासागरीय भूपृष्ठ है, इसकी जो आयु है, सबसे ज्यादा जो इसकी आयु है वो करीब 400 मिलियन वर्ष है। उसी जगह पर जो आपका ये महाद्वीपीय भूपृष्ठ है, इसकी जो सबसे ज्यादा आयु है वो आपकी करीब
3.6 बिलियन ईयर है, बिलियन वर्ष है। ऐसा क्यों है? इन दोनों के, महाद्वीपों के और महासागरों के भूपृष्ठ की चट्टानों की आयु में इतना अंतर क्यों है? ये भी उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता, हम पता लगाएंगे। ये 3 अवलोकन किए गए। दूसरा क्या बोला गया कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वैसे वैसे मैंने देखा कि बहुत सारे क्षेपण क्षेत्र भी यहाँ पर हैं जो बना रहे हैं आपके गर्तें, जिसको हम गर्त कह सकते हैं, खाइयां कह सकते हैं, ट्रेंच कह सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका, ये है आपका गर्त वाला एरिया क्षेत्र, ट्रेंच वाला क्षेत्र, और ये है आपका जहाँ पर संवहन धाराओं का, ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब सारी सीमाएं हैं ये। तो ये सारा अवलोकन किया गया। एक और चीज बोली गई, इन्होंने ये बोला कि जैसे मैं 2 चीजों की तुलना करता हूँ। पहली तो तुलना है ये कि बस हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि जो चट्टान यहाँ पर है और जो चट्टान यहाँ पर है, इन दोनों की आयु सेम है, और जो ये 2 चट्टानें हैं इन दोनों की आयु सेम है। तीसरा, ये जो चट्टानें हैं तीनों, इन तीनों की आयु सेम है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ के बिल्कुल इस दूरी से सेम दूरी पर जा रहा हूं, वैसे वैसे चट्टानों की जो आयु है वो बिल्कुल समान है। तो ऐसा क्यों है? इन 5 चीजों के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने दी थी सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो हमें ये क्लियर है कि जैसे उन्होंने 4 चीजों का अवलोकन किया, 5 चीजों का अवलोकन किया। पहला कि जो महासागरीय भूपृष्ठ है वो बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, समतल नहीं है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो आयु है यहाँ से लेकर यहाँ तक चट्टानों की बढ़ रही है। महासागरीय भूपृष्ठ और महाद्वीपीय भूपृष्ठ के चट्टानों की सबसे अधिक आयु में बहुत ज्यादा अंतर है। जो समान आयु है, जितना हम धुरी से समान दूरी तय कर रहे हैं, वैसे वे चट्टानों की जो आयु है वो बिल्कुल समान है। और जो गर्त हैं वो भी यहाँ पर देखे गए थे। तो वो क्यों देखे गए थे? इन 5 चीजों को सही ढंग से समझाने के लिए ये लेकर आए थे ये सिद्धांत, जिसमें बस आपको मैं एक ये इमेजिनेशन करवा रही हूँ, एक मैं बस आपको ये जिफ दिखा रही हूँ, उससे आपके जो डाउट्स हैं सारे क्लियर होते हैं। देखिए, ये है ये जिफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और साथ में ये जो धाराएं हैं वो 2 एक चट्टान को यहाँ लेकर जा रही है, यहाँ लेकर जा रही है। ये दुर्बल मंडल से मैग्मा ऊपर की तरफ आया, यहाँ से लेकर चक्रीय प्रवाह शुरू किया इसने, और जैसे ही इसको जगह मिली ऊपर आने के लिए वो यहाँ आकर जमा हो गया। जो चीज पहले यहाँ पर जमा हुई है वो बाद में यहाँ पहुंच गई होगी, क्योंकि बार बार जो स्थल मंडल है वो आपका उस तरफ जा रहा है ना। तो ये क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर एक तो नई परत बन रही है जहां पर मैग्मा अपने आप को ठोस अवस्था में लेकर जा रहा है। ठोस अवस्था में लेकर जाएगा तो धीरे धीरे करके वहां पर जमा होता रहेगा, और एक उभरा हुआ सा जो हिस्सा है वो हमें देखने को मिलता है। और फिर जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो चट्टानें हैं उनकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि वो पहले बनी थी। अब ये चीज पहले बनी थी, धीरे धीरे करके वो आगे चली जाएगी, फिर नई बन रही है। तो इस तरीके से चट्टानों की आयु बढ़ती जाएगी। इसको अगर मैं एक सही और डायग्राम से आपको दिखाऊं तो आपको पता लगता है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आकर वो जमा हो गया। जब ये जमा हो गया तो उसने क्या बनाया, एक पहाड़ सा, एक ऐसा जगह जो हल्का सा उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ हिस्सा है, और बिल्कुल मध्य सागर की हम बात कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे हम कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक हम इसे कहते हैं, मिड ओशियानिक रिज के बारे में जानते हैं। इसके साथ साथ फिर ये जो सीमाएं हैं वो यहाँ जा रही हैं, वहां जा रही हैं। धीरे धीरे ये जो मैग्मा यहाँ पर जमा हुआ था, ये वही मैग्मा है जो धीरे धीरे करके यहाँ ना रहकर यहाँ आ गया, फिर थोड़ा और दूर जाएगा तो ये दोनों यहाँ ना रहकर ये दोनों यहाँ पहुंच गए। तो धीरे 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 करके ये जो प्लेटें हैं, ये जो सारी आपका स्थल मंडल है, दूर जा रहा है एक दूसरे से। मैग्मा बार बार आएगा, मैग्मा बार बार जमा होगा, बार बार उसमें मध्य महासागरीय कटक बनता रहेगा, और वो जो प्लेटें हैं दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी, यहाँ चलती चली जाएंगी, और
दोबारा से हमने देख लिया कि जो चट्टानों की आयु है वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि वो पहले बनी थी, फिर वो यहाँ चली गई, फिर वो यहाँ चलेगी, क्योंकि प्लेट मूव कर रही है, प्लेट के साथ ही तो वो मूव करेंगे धीरे धीरे। तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम इसका पूरा निचोड़ निकालें, निचोड़ है इसका ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा एक महासागरीय भूपृष्ठ है, ये आपके महाद्वीपीय भूपृष्ठ है, यहाँ पर पानी है, यहाँ से आ रहा है मैग्मा, ये हल्का सा उभरा हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है आपका मध्य महासागरीय कटक, क्योंकि ये एक उभरा हुआ पार्ट है, पहाड़ों के तरीके से है ये, और धीरे धीरे ये हैं ये धीरे धीरे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, क्योंकि प्लेट आपकी यहाँ जा रही है और ये चीज पहले यहाँ थी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, क्योंकि प्लेट आपकी यहाँ मूव कर रही है, इसीलिए धीरे धीरे करके फिर ये यहाँ तक पहुंचेगी, ये चीज अब यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ पर महाद्वीपीय भूपृष्ठ है, आपस में ये अब अभिसरण कर रहे हैं। इस अभिसरण की वजह से क्या होगा कि जो आपका महासागरीय भूपृष्ठ है वो चला जाएगा इसके नीचे, क्योंकि ये घनत्व में ज्यादा है, जो चीज घनत्व में ज्यादा होती है वो चीज नीचे जाती है, और इस घनत्व की वजह से ये जो प्लेट है ये चली जाएगी नीचे की तरफ, और ये जो यहाँ पर क्या बना है आपका, ये खाई बनी है। जैसे हम कहते हैं कि ये आपका महासागरीय भूपृष्ठ है, ये आपका महाद्वीपीय भूपृष्ठ है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो छोटा सा आपको हिस्सा दिख रहा है ये है हल्की सी खाई, ये खाई है आपका गर्त, इसको हम ट्रेंच भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ से मध्य महासागरीय कटक से ट्रेंच की तरफ जा रहे हैं, गर्त की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे चट्टानों की जो आयु है वो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नई है जो बन रही है, क्योंकि नया नया मैग्मा यहाँ पर जमा हो रहा है, और जो पहले जमा हुआ था वो तो आगे निकल गया क्योंकि प्लेट मूव कर गई थी। तो ये देख लिया, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो आपका महासागरीय भूपृष्ठ है वो बन भी रहा है, वो खत्म भी हो रहा है, वो नया बनेगा फिर खत्म होगा, नया बनेगा खत्म होगा, चलती चली जाएगी ये चीज। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये सब चीजें होने में कम से कम 300 मिलियन साल 400 मिलियन साल लग जाते हैं। तो महाद्वीप ये जो भूपृष्ठ एक बार बन गया तो बन गया, ये पहले बन रहा है फिर खत्म भी हो रहा है, फिर नया बन रहा है फिर खत्म हो रहा है, इसीलिए इसकी जो आयु है वो बहुत कम है महाद्वीपीय भूपृष्ठ के मुकाबले। ये हमें सही क्लियर हो गया। दूसरा एक तो ये बताया गया, फिर ये भी देख लिया चट्टानों की आयु जो है बढ़ रही थी धीरे धीरे करके। अब आता है आयु जो बिल्कुल सेम दूरी पर है। जैसे हम क्या कहते हैं कि इसमें हम एक चीज बनाएंगे, पहले जो मैग्मा जमा हुआ वो यहाँ पर भी जमा हुआ, यहाँ पर भी जमा हुआ, ये दोनों चीजें ही इकट्ठी यहाँ गई और यहाँ गई क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही थी। ये नई चीज है जो कि जमा होकर बन रही है। फिर ये दोनों यहाँ चले गए, ये नई चीज है थर्ड, ये दिस इज सेकंड, दिस इज वन, ये सबसे पहली बनी हुई, फिर सेकंड बनी हुई, फिर तीसरी बनी हुई। तो जब मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा तो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं जमा होगा ना, हर जगह पे जमा होगा, और ये दोनों ही साथ में मूव करेंगी क्योंकि दोनों प्लेट्स मूव कर रही हैं साथ में। और इसी वजह से ये जो तीन है ये अभी बिल्कुल बने हैं, इनकी आयु सेम होगी। ये जो दो थे ये सेम टाइम पर बने थे, इनकी आयु सेम होगी। और ये जो एक था ये भी एक ही समय पर बने थे तो इनकी भी आयु बिल्कुल समान होगी। तो ये सारी चीजें देखकर हैरी हेस का ये जो सागर नितल प्रसरण है इसने ये सब बताया हमें कि जैसे जैसे हम लोग इस मध्य महासागरीय कटक से यहाँ जा रहे हैं वैसे वैसे चट्टानों की आयु बढ़ रही है, क्योंकि वो पहले बनी थी, फिर ये बाद में बनी, फिर अभी नई बनी है। और इनकी आयु भी सेम है क्योंकि यहाँ से आप ये दूरी पर जाओ, ये दूरी पर जाओ, सेम आयु समान आयु, सेम दूरी पर जाओ, सेम दूरी पर जाओ, सेम समान आयु, यहाँ जाओ समान आयु। तो इस वजह से ये सभी चीजें जो है इन्होंने एक्सप्लेन करी, सभी ढंग से उनको समझाया। इन्होंने एक चीज और नोटिस करी, इन्होंने देखा कि जो भी आपके मध्य महासागरीय कटक हैं इनके ऊपर वाले एरिया में थोड़ा बहुत जो ज्वालामुखी है वो भी आपको देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मैग्मा ऊपर आ रहा है ना। तो जो मध्य महासागरीय कटक हैं वो ज्वालामुखियों के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सागर नितल प्रसरण में सब हैरी हेस के द्वारा बताई गई। इन्हीं सभी चीजों को प्रयोग में लेकर आते हुए हम कल पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसमें आपको ये पता लगेगा
कि इन सभी सिद्धांतों को हम कैसे उसमें प्रयोग में लेकर आएंगे और अभी जो हमारी प्लेटें हैं वो किस तरीके से बनी है, कैसे उनमें अभिसरण हुआ है, कैसे उनमें चीज़ें हुई हैं सारी की सारी, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इन दोनों सिद्धांतों को, संवहन धारा सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण को एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।